Hey everyone, welcome on my YouTube channel. I, Shom Upadhyay, student of King George Medical University, लखनऊ। तो आप लोग जितने भी बच्चे अभी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो करवाता है यूपीसी नेट, तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म का वेट कर रहे हैं तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। जो आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो आ चुका है और रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आप में से जो भी बच्चे AVVMU, KGMU, BSc नर्सिंग 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आप लोगों के लिए एक सब्जेक्ट जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स निकल के आ रही थी, क्योंकि यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए एकदम नया था। अभी इसके बारे में आपने अभी या फिर पहले कोई पढ़ाई नहीं की थी, आपको 12 में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इसके लिए और बाकी कोई ऐसी मार्केट में भी बुक्स भी अवेलेबल नहीं थी जहाँ पर इसकी थियरी दी रही या फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जहाँ से कर सको। इसलिए टेस्ट प्रेप पब्लिकेशंस की तरफ से आई है एक बुक जिसका नाम है नर्सिंग एप्टीट्यूड, जिसमें आपको 1500 प्लस जो है क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही साथ इसमें जो नर्सिंग एप्टीट्यूड की थ्योरी है, पूरी थ्योरी कंप्लीट सिलेबस पे बेस्ड पूरी थ्योरी जो है इसमें दी गई है। तो आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन को अच्छी बेहतर बनाने के लिए आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड काफ़ी स्कोरिंग पोर्शन होता है आपके एग्ज़ाम में। इसके भी 40 क्वेश्चंस होते हैं और बिल्कुल ये बायो जैसा होता है कि अगर आपको इसके बारे में इसका थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर ले जाओगे। तो यह जो बुक है वो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और टेस्ट प्रेप की ऐप पे अवेलेबल है, तो आप इस बुक को जाके बाई कर सकते हो। तो आप लोग जाके इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो रजिस्ट्रेशन आप लोग करना स्टार्ट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे जो भी इनके प्रॉस्पेक्टस इन्होंने रिलीज किया है कि आपका जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा और एडमिट कार्ड आपका कब आएगा और कौन कौन से सब्जेक्ट इस बार जो कुछ बदलाव हुए हैं इसमें इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में, उसको मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और पेपर का जो मोड है वो किस लैंग्वेज में होगा, हिंदी में होगा या कि इंग्लिश में होगा। बाकी कुछ और भी क्राइटेरिया यहाँ पे, जैसे आपको इस बार कुछ लाइव फ़ोटो जो है अपलोड करना है, क्योंकि पिछली बार कुछ लोगों ने फ्रॉड किया था इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बार काफ़ी कुछ जो है सुधार किया गया है इस एग्ज़ाम में। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना भी ज़रूरी है आपको फॉर्म को फिल अप करने से पहले। अभी आप बिना कुछ जाने का फॉर्म फिल करने जाओगे तो बाद में आपको सिर्फ गलतियाँ ही होती हैं, तो उसके बाद आप कभी कभी होता है कि आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट भी हो सकता है और आप जो है एडमिशन लेने से वंचित रह सकते हो। तो इसलिए अभी इतना जल्दबाजी आप लोग ना करें, पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ले लें, उसके बाद जो है फॉर्म को फिल करने जाएँ, तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो अब चलते हैं, देखते हैं क्या है इनके जो भी इनका ब्राउज़र रिलीज़ हुआ है इसमें क्या है इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र में। तो सबसे पहले आप लोग ये देखो कि इस पर BSc नर्सिंग कोर्स जो 4th ईयर का है, एक जो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है सीनेट, तो इसमें कौन कौन से जो कॉलेज हैं इंक्लूड हैं वो। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे लिखा है कि फॉर ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस, मतलब कि यूपी के जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट जो नर्सिंग कॉलेज हैं जो किससे एफिलिएटेड हैं, AVVMU और यहाँ पे SGPGI लखनऊ, KGMU, RML लखनऊ और UPUMS FI LL RM मेरठ। तो एक और डाउट जो है बच्चों का निकल के आ रहा था कि वो कंफ्यूज थे कि इसे सीनेट के थ्रू जो होता है केवल AVVMU के जितने कॉलेज हैं उसमें एडमिशन मिलेगा या फिर यूपी के जितने भी गवर्नमेंट या फिर KGMU जैसे हो गया ये सब कॉलेज, SGPGI, इनमें भी एडमिशन मिलेगा। तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपको यूपी के जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, सभी में आपको इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन मिलने वाला है। कोई अलग से KGMU या फिर SGPGI अपना अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे, इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपको जो है एडमिशन मिलेगा। अब चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन की जो डेट है अवेलेबल देखो 25 अप्रैल से जो है स्टार्ट है वो, और लास्ट डेट कब है 29 मई, मतलब कि आपको 29 मई के पहले पहले जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल कर देना है। और एडमिट कार्ड जो है अवेलेबल होने की डेट है वो क्या है 5 जून है, वो वेडनेसडे को जो है आपका एडमिट कार्ड जो आपको मिलेगा। और एंट्रेंस एग्ज़ाम देखो यहाँ पे कब है 14 जून। अभी एक बार तो 2 जून हुआ था, फिर 9 जून हुआ, अब क्या हुआ कि फिर से शिफ्ट होके, क्योंकि यूपी में अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो उसके वजह से जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट है वो फिर से शिफ्ट कर दी गई और आगे कब है 14 जून को है। तो ये डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा इसको अच्छा माइंड में जो है रिमेंबर करके रखना कि आपका जो एग्ज़ाम है 14 जून को है, आपको फ्राइडे के दिन एग्ज़ाम देने जाना है। और जो एग्ज़ाम का प्लेस है अभी मतलब सेंटर आपका जो है वो एडमिट कार्ड पे भी रहेगा, तो अभी जब एडमिट कार्ड आपका आएगा तो सब कुछ उस पर आपका मेंशन होगा। और आगे चलते हैं, देखो जो वेबसाइट है आपको इसी पे जाके जो है इन्हीं 2 वेबसाइट्स पे आप जाके आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, कहीं अलग से कुछ भी नहीं जाना है कि
आपको कहीं और से जाके किसी और के थ्रू जो है फॉर्म को फिल करो। अब कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखो कि जो एकेडमिक सेशन किसके लिए एडमिशन हो रहा है, 24-25 के लिए हो रहा है। और इसमें कौन कौन से कॉलेज इंक्लूड हैं एक बार फिर से देख लो। ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एफिलिएटेड टू ABBMU, SGPGI, KGMU, RML, UPMSFI, LLRM। तो आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए कि इसमें KGMU, SGPGI या फिर SFI का जो मेडिकल कॉलेज है वो शामिल है कि नहीं है। तो सारे इंक्लूड हैं और सभी में इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपको जो है एडमिशन मिलेगा। अब कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, ठीक है, जो सेंटर्स हैं सीनेट के लिए। तो आप अपने सिटी के अकॉर्डिंग जहाँ पे आपको कन्वीनियंस ज़्यादा हो, ठीक है, आपको जो आपके घर या तो अगर आपका होम डिस्ट्रिक्ट है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर उसके आसपास से जो अगर डिस्ट्रिक्ट्स में अगर वहाँ पे जो है अगर सेंटर्स बनाए गए हैं तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग जो है फिल कर लेना। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप जो है कहाँ के रहने वाले हो, अपने अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग जो है सेलेक्ट कर सकते हो जो भी सेंटर्स हो। अब अगला देखते हैं आगे क्या क्या लिखा है। आगे है कि जो एप्लीकेशन का मोड होगा ऑनलाइन के थ्रू ही होगा और कोई भी ऑफलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को लेके। आपकी एग्ज़ामिनेशन जो फ़ीस है एंट्रेंस एग्ज़ाम की कितनी है, तो जितने भी अनरिजर्व OBC के बच्चे हैं उनकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस है कितनी है, 3000 है। और जो SC ST या फिर PWD के कैंडिडेट्स हैं उनकी जो कितनी फ़ीस है, 2000 रुपये है। अभी तक जो जनरल की फ़ीस होती थी वो 3000 हुआ करती थी और जो OBC SC ST हैं इनकी फ़ीस 2000 हुआ करती थी, लेकिन इस बार से OBC की भी फ़ीस जो है 3000 कर दी गई है। अब आगे देखते हैं क्या क्या और इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखो कि जो आपकी एज के लिए काफ़ी डाउट रहता है बच्चों के मन में कि एज क्या वो एलिजिबल है कि नहीं इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन है कि मिनिमम एज जो होनी चाहिए एडमिशन के लिए कितनी, 17 साल होनी चाहिए बिफोर 31 दिसंबर 2024। मतलब कि 31 दिसंबर 2024 के पहले अगर आप 17 साल की हो जा रहे हो मतलब कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के एडमिशन किसी भी कॉलेज में आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 17 साल के नहीं हो रहे हो 31 दिसंबर 2024 के पहले तो आप जो है इनएलिजिबल हो और आप अगली बार के लिए आप वेट करो, आप जो है इस सेशन के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। और उसके बाद कुछ आगे भी देखते हैं, कुछ INC की मतलब कुछ जो कॉलेज रेगुलेशंस हैं यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हुए आपको देखो इसमें मतलब कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। 12 अब इंटरमीडिएट की बात कर रहा है तो देखो 12 स्टैंडर्ड में क्या 10+2 में आपको क्या होना चाहिए, 45% मार्क्स के साथ आप पास होना चाहिए, आपको मिला होना चाहिए 12 में। फिजिक्स का आपका सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ठीक है। और आपको क्या इंग्लिश में भी आपको क्या सब में अलग अलग इंडिविजुअली आपको जो है पास होना कंपलसरी है। और जितने भी SC ST OBC के बच्चे हैं उनको थोड़ा यहाँ पर रिलैक्सेशन मिला है, उनको कितना चाहिए, 40% चाहिए आपको, मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको मार्क्स जो है होने चाहिए ज़्यादा। जैसे जो जनरल के लिए 45% है तो OBC के लिए कितना 40% है, आपको 12 में मार्क्स होना चाहिए। इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी है, अगर आपने 12 में इंग्लिश नहीं ले रखा है तो आप जो है इस कोर्स के लिए इनएलिजिबल हैं, आपको BSc नर्सिंग आप नहीं कर पाओगे अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट जो है 12 में नहीं लिया है। और अब बात करते हैं जो मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, जो मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट लगता है वो सिर्फ जो है किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर जो डिस्ट्रिक्ट CMO होते हैं उन्हीं के थ्रू जो भी आपका जो हेल्थ सर्टिफिकेट है अगर वो बना है तो ही वैलिड है, अदरवाइज़ अगर आप कहीं और से बनवा के लाते हो तो वो जो है वैलिड नहीं होगा। और जितने भी जो भी कैंडिडेट्स हैं जो मैरिड हैं वो भी देखो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो है एलिजिबल हैं, वो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं और एडमिशन जो है ले सकते हैं। अब रिजर्वेशन पॉलिसी पे मैं उतना बात नहीं करूँगा क्योंकि रिजर्वेशन जो पॉलिसी है उसके बारे में आप सभी लोग जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन पता है और आप ये चीज़ें जो है वो आई थिंक एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मैं इस पर इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। लेकिन अभी जो मेन चीज़ें हैं आपके लिए ज़रूरी उस पर मैं बात करता हूँ। और देखो बात करता हूँ जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट ओनली कहाँ से, तहसीलदार SDM ऑफ उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट एक्सेप्टेबल है। और बाकी अगर आप ऐसे कहीं और से बनवा के लाते हो तो वो सब चीज़ें मतलब इनएलिजिबल है, वो आपको एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। और ऑनलाइन इसको आपको वेरिफिकेशन भी इसका आपको जो है पोर्टल पे जाके करना होगा, ऐसे नहीं कि आप कहीं से भी फर्जी बनवा के लाए और उस पर अपलोड कर दिया, उसको पहले ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा
तो ही फिर जो है आपकी वो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो वैलिड मानी जाएगी। और EWS का जो यहाँ पे कोटा होता है 10%, वो भी वैलिड है। और उसके लिए भी आपको कहाँ से, तहसीलदार SDM से जो बनता है वो सर्टिफिकेट, वो ही आपको वैलिड है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो जो OBC सर्टिफिकेट है, OBC सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट भी 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। और इसमें देखो काफ़ी बच्चों को डाउट होता है कि उनका जो मतलब सर्टिफिकेट है वैलिड है या नहीं है। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लो कि आपका सर्टिफिकेट क्या 1 अप्रैल 2024 के जो है बाद का होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले का हो 2020, 21, 22, तो सब वैलिड नहीं है। आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज़ नहीं है। और देखो जो फ्रीडम फाइटर के कैंडिडेट्स हैं उनका जो सर्टिफिकेट है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू जो है वो बना होना चाहिए। और बाकी इसे NCC के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, एक्स सर्विस मैन के लिए, तो वो सब चीज़ें आप लोग देख लेना। बाकी और एक और जो सबसे इन्फॉर्मेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, और कि जो बच्चे सिर्फ यूपी के रेजिडेंट्स हैं, जो जिनका मतलब निवास जो है यूपी में ही है, वही जो है यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन्स के लिए वो एलिजिबल हैं। बाकी फिर उन्होंने क्या 10th और 12th की जो है इंटरमीडिएट कहाँ से किया हो, यूपी से किया हो, तो ही वो वैलिड है। अदरवाइज़ जो है जो भी बच्चे यूपी से बाहर के हैं वो यूपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए इनएलिजिबल हैं, वो इस एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो काफ़ी डाउट होता है, तो आई थिंक आपका भी जो डाउट था क्लियर हो चुका है यहाँ पे। ये क्या है, स्टेप फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, तो कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो इसको जो है मैं भी एक अलग से इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको जो है कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो अभी जो मेन इन्फॉर्मेशन है इस ब्राउज़र में दिया गया आपके लिए, जो पहले आपको जानना ज़रूरी है, पहले हम उस पर बात करते हैं। बाकी फिर जो है वो इस पर हम बात करेंगे जो फॉर्म है उसको कैसे फिल करना है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स को लेके, बहुत सारे बच्चों के मन में जो फ़ोटोग्राफ को लेके वो डाउट रहता है कि उनका जो पहले का फ़ोटोग्राफ है क्या वैलिड है कि नहीं है वो, या फिर वो कुछ उनके पास ऐसे फ़ोटोग्राफ्स हैं जो पहले से अवेलेबल हैं, पहले से उनके पास हैं, तो क्या वो उसको अपलोड कर सकते नहीं सकते हैं। तो अब चलो उस पर बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो वो आपसे जो गलती हो रही है वो ना हो, तो अब उस पर बात करते हैं। तो देखो क्या इससे फ़ोटोग्राफ कुछ क्राइटेरिया उसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्या है, फ़ोटोग्राफ शुड बी फुल साइज़ फ्रॉम फ्रंट, वाइट बैकग्राउंड कैसा हो, वाइट होना चाहिए, लाल पीला नीला ऐसा कुछ नहीं चलेगा। और विदाउट स्पेक्टिकल्स, अगर आप चश्मा पहनते हो तो आपको चश्मा पहन के फ़ोटो नहीं क्लिक करवानी है, आपको बिना चश्मों के जो है फ़ोटो क्लिक करवानी है वाइट बैकग्राउंड में। बोथ ईयर्स, जो आपके दोनों शुड बी विजिबल, आपके जो दोनों कान हैं वो विजिबल होने चाहिए। और देखो यहाँ पे क्या है, द नेम ऑफ कैंडिडेट एंड क्या डेट ऑफ फोटोग्राफ, वो जो है आपको मेंशन होना चाहिए कहाँ पे, फ़ोटोग्राफ के नीचे। ठीक है, अभी आपको सैंपल दिखाता हूँ कैसे वहाँ पे कैसे आपको फ़ोटो जो है क्लिक करवानी है। और फॉर्मेट कितना क्या होना चाहिए, 50 से 200 KB के बीच में JPG में एक्सेप्ट होगी। और इसका जो डायमेंशन है पासपोर्ट साइज 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। और कैंडिडेट शुड नॉट बी वियरिंग एनी डार्क ग्लासेस, कोई भी आपको जो डार्क ग्लासेस नहीं पहन के फ़ोटो क्लिक करवाना है, कोई भी आपको हैट या फिर कैप नहीं पहनना है सर पे। देखो जो फ़ोटो है, फ़ोटो आप कुछ ऐसे आपको क्लिक करवाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मतलब 4.5 जो है इसकी आपको लंबाई हो, चौड़ाई कितनी हो 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको देखो फ़ोटो यहाँ पे है, उसके नीचे क्या है, आपका जो नाम है वो मेंशन होना चाहिए, और आप फ़ोटो किस डेट को क्लिक करवा रहे हो तो वो चीज़ मेंशन होना चाहिए। तो इसीलिए भी आप लोग इतना जल्दबाजी ना करो, अच्छे से भी बहुत 1 महीने का टाइम है, तो आराम से भी सारी जो है इन्फॉर्मेशन ले लो, उसके बाद जो है फॉर्म को फिल करो। ऐसे अगर आप जल्दबाजी करोगे फॉर्म फिल करने के चक्कर में तो आपसे गलतियाँ होंगी, और फिर बाद में जो है आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए अभी कोई जल्दी इतनी नहीं है, फॉर्म कहीं भागा नहीं जा रहा है, आप लोग थोड़ा वेट कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन ले लो अच्छे से, सब जो भी फ़ोटोग्राफ्स हैं सब कुछ अपना क्लिक करवा के आ जाए, तो उसके बाद आराम से फॉर्म को भरो। अभी भी वैसे थोड़ा जो सर्वर है काफ़ी बिजी चल रहा होगा, तो आप लोग जो है आराम से फॉर्म को भर सकते हो, कोई इतनी जल्दबाजी ना करो, गलतियाँ फिर होंगी आपको। फिर देखो कुछ यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए अपलोड करने में। तो देखो आपको अपनी जो है वहाँ पे साइन भी करना है हैंड राइटिंग में विथ किसी ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से, ब्लैक से, ठीक है, ब्लैक पेन से आपको करना है। और सिग्नेचर शुड भी कैसे, सिग्नेचर जो आप करोगे उसका बैकग्राउंड कैसा, वाइट होना चाहिए। और बाकी कैपिटल लेटर में अगर आप सिग्नेचर करते हो तो एक्सेप्टेबल क्या है, नहीं है, आपको
सिग्नेचर जो है आप रनिंग, यहाँ पे देखो एक सैम्पल भी दिया गया है, तो सिग्नेचर कुछ आपको जो है ऐसे ही करनी है, या तो आप सिग्नेचर करो या तो फिर ऐसे रनिंग में आप जो है वो अपना नाम जो है लिख सकते हो कैपिटल और स्मॉल लेटर में। कुछ यहाँ पे रिफ़ंड को लेकर इस बार एक नई डिटेल आपको फिल करनी है, जिसके बारे में बच्चों के मन में काफ़ी डाउट था कि इसमें अब ये क्या चीज़ है, क्या नया इस बार आया है रिफ़ंड डिटेल्स है एंड फॉर्म रिव्यू। तो अभी इसके बारे में चलो हम लोग कुछ देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो जो रिफ़ंड है ना, रिफ़ंड इज़ नेसेसरी, रिफ़ंड इज इफ़ नेसेसरी विल बी डन सोर्स ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ फेलियर, एडिशनल बैंक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हियर विल बी यूटिलाइज्ड। आपको एक जो है अपना अलग से जो है एडिशनल यहाँ पे बैंक डिटेल यहाँ पे सबमिट करना है कि मान लो बाई चांस अगर आपका जो फॉर्म है वो किसी वजह से फेल हो जाता है, तो उसका जो रिफ़ंड होगा वो कहाँ पे वो आएगा, किस बैंक में। तो उस बैंक के लिए आपको एक जो है अलग से फॉर्म को अलग से आपको अपना एक बैंक डिटेल जो है देनी है। और क्या आ गया है, कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट हिज हर बैंक अकाउंट डिटेल टू प्रोसेस द रिफंड केस ऑफ नीड एराइजेज। अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसमें आपको जो है जो आप डिटेल दोगे बैंक अकाउंट का, उसमें आपको जो रिफ़ंड है उसको इनिशिएट कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कहीं आपका पैसा जो है वो वेस्ट नहीं होगा। अगर आप कोई गड़बड़ी है, कोई दिक्कत है, या फॉर्म रिजेक्ट होता है, या फिर आपका जो है कोई किसी गलती की वजह से आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है, जो भी आप डिटेल्स मतलब दोगे यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, वो चीज़ वहाँ उस अकाउंट में जो है आपका जो डिटेल है वो पैसा जो है रिफ़ंड हो जाएगा। और देखो यहाँ पे कुछ और इस बार काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट यहाँ पे कुछ रूल्स इन्होंने रेगुलेशंस बनाए हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है कि आफ्टर सबमिटिंग बैंक डिटेल अपलोडिंग कॉपी बैंक पासबुक और कॉपी कैंसल्ड चेक विल बी मूव फॉर प्रीव्यू सेक्शन एंड एट दिस स्टेज कैंडिडेट गेट लास्ट अपॉर्चुनिटी अपडेट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जब आप अपना जो है अकाउंट डिटेल फिलअप करोगे उस टाइम पे आपको एक लास्ट जो है अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एडिट बटन का, जहाँ से जाके जो भी अगर आपकी कोई गलती मान लो है, कुछ है, एरर हुई है फॉर्म को फिल करते टाइम, तो आप जो है वहाँ से जाके अपना जो है उसको सही कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो है लास्ट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एक बार और, कि आप जो है अपनी डिटेल्स एक बार फिर से चेक कर लो। तो ही इतना कोई जल्दबाजी मत करो, बहुत आराम से एकदम काम माइंड शांत दिमाग के साथ जाना, अपना फॉर्म फिल करना, उनको फिल करवाने आप खुद जाना कैफ़े पे, और किसी के भरोसे मत रहना। आप जो है एक एक अपना चाहे नाम हो चाहे हर एक डिटेल जो है खुद से उसको ऑब्जर्व करते रहना, क्योंकि जो मिस्टेक्स कंप्यूटर ऑपरेटर से हो सकती हैं आपसे भी खुद हो सकती हैं। तो इसको इसलिए क्या है कि आप बार बार जो है हर चीज़ को एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो। जैसे आप लोग अपना अगर नाम ही लिख रहे हो तो एक बार उसको फिर से क्रॉस चेक कर लो कि स्पेलिंग जो है सही है कि नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इस बार क्या है कि यहाँ पे जो है एक लाइव फ़ोटो का आप जो ऑप्शन वो आएगा, लाइव फ़ोटो। ठीक है, कि जब आप फॉर्म को जो है लास्ट फाइनल सबमिट करोगे तो पहले आपका एक जो है वेब कैमरे से एक लाइव फ़ोटो आपकी वहाँ पे क्लिक की जाएगी, ताकि मतलब ये चीज़ एक वहाँ पे क्या पता आपका जो एग्ज़ाम देने आप जाओगे तो वहाँ पे चेक होगी कि आप ही जो जिस कैंडिडेट ने जो है फॉर्म को फिल किया है क्या वही एंट्रेंस एग्ज़ाम देने आया है कि नहीं आया है। क्योंकि लास्ट टाइम कुछ ऐसे इशूज़ हुए थे, तो इस वजह से जो है इस बार नया ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है कि अपलोड लाइव फ़ोटोज़। ये भी खुद से इंश्योर कर लो कि आपके फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में जो आपका फ्रंट कैमरा है लैपटॉप में वो वर्किंग है कि नहीं है। अगर वर्किंग है तो ही आप वहीं से फॉर्म फिल कराओ, नहीं तो फिर जो आपकी जो लाइव फ़ोटो है वो अपलोड नहीं हो पाएगी और उसका फॉर्म जो है फाइनल सबमिशन नहीं होगा। इसलिए आप इंश्योर कर लो कि वहाँ पे जो है वेब कैम जो है अवेलेबल है कि नहीं है। ऐसे आप जो है इसका जो लाइव फ़ोटो अपलोड करोगे उसके बाद जो है मतलब सेटिस्फैक्ट्री जो कैप्चर अगर हो जाएगी आपकी जो है फ़ोटोग्राफ, तो फिर आप जो है उसको अपलोड आपको करना है। उसके बाद जो है कि आपको फाइनल सबमिशन हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको कोई भी करेक्शन या फिर कुछ अलाउड नहीं है। उसके बाद जो आपने फिल कर दिया वही फॉर्म जो है आपका उसी का जो एडमिट कार्ड हो गया वो आएगा। अब बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन के ऊपर। तो देखो जो आपका एग्ज़ाम होगा 14 जून को जो है वो कंडक्ट हो रहा है फ्राइडे के दिन। और कितना टाइम ड्यूरेशन कितना है, 200 मिनट है। 11 बजे से जो है 2:20 तक आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। और वेन्यू क्या है वो आपका जो है वो एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा, मतलब कि सेंटर जो है एडमिट कार्ड जब आपका मिलेगा तो उस पर मेंशन होगा कि आपका सेंटर जो है कहाँ गया है। और इस बार देखो ये जो एक नया चेंज हुआ है कि इंग्लिश और हिंदी में जो है आपका एग्ज़ाम होगा, बोथ लैंग्वेज में। जो भी बच्चे कुछ हिंदी मीडियम से उनको दिक्कत हो रही थी तो उनके लिए मतलब है गुड न्यूज़ ही आप बोल सकते हो कि हाँ जो इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा हिंदी में होगा और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा।
तो इस बार उनके लिए ये अच्छी बात है। और देखो इस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोग जो है झूठ फैला रहे हैं। मैं देख रहा हूँ अलग अलग जो भी यूट्यूबर्स हैं या फिर जो उन्होंने कोचिंग खोल रखी है कि उनकी जीत हुई है ऐसा वैसा। तो देखो सब फालतू का अपना जो है ना वो एक प्रमोशन का एक तरीका होता है। आपको वो फालतू के बस गुमराह कर रहे हैं कि हाँ हमने ऐसा करा दिया वैसा करा दिया, तो आप जो है हमारे यहाँ से कोचिंग लो, हमारी बुक्स खरीदो या फिर उनके जो भी कोर्सेज हैं आप उनके कोर्सेज़ को बाई करो। तो ये सब देखो अभी मुझे ऐसा कोई मतलब रिलायबल कोचिंग सेंटर यूपी में नहीं दिख रहा है कि जिस पे आप मैं उसका खुद आपको कैसे को रिकमेंड कर सकूं कि हाँ आप वहाँ जाके पढ़ सको। खुद ऑब्जर्व करता हूँ कि जैसे अगर उनका मान लो अगर हाफ एन आवर का अगर उनका जो है वीडियो कोई लेक्चर होता है तो उसमें उनका सिर्फ 20 मिनट जो है उनके सिर्फ प्रमोशन होते हैं। अपने को आगे देखते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव जो है मल्टीपल चॉइस से जो है रिस्पॉन्स वाले जो क्वेश्चन होंगे, मतलब कि आपको MCQ बेस्ड और OMR बेस्ड जो है आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। और यूजिंग क्या है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन प्रोवाइडेड एट द सेंटर। जो आपको पेन है पेन नहीं ले जाना है, वो कहाँ पे आपको सेंटर पे जो है प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए आप लोग परेशान मत हो। और टोटल देखो जो है 200 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा और 200 मिनट के लिए होगा, मतलब कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1 मिनट जो है दिया जाएगा। प्रत्येक जो है जो करेक्ट रिस्पॉन्स पे आपको कितना 1 मार्क्स दिया जाएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं है। इसका डाउट जो है बच्चों के मन में बार बार आता है कि इससे जो है नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो बिल्कुल भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आप जो है फ्री हो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, चाहे आपको आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो उसको अगर जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है तो वहाँ पे छोड़ना पड़ता है। तो अगर इस एग्ज़ाम में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही तो आप जो है सारे जो है वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना, कोई भी मतलब छोड़ना नहीं, ठीक है। क्या पता मतलब जो आपका जो रिस्पॉन्स है क्या पता सही हो जाए तो आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एक बार मेंशन है कि मीडियम जो है हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। और इस बार और ख़ास बात है कि सिलेबस को लेके कि जिस बार जो है जनरल नॉलेज का जो आपका आता था यहाँ पे जो 20% में 10% इंग्लिश होता था, 10% GK होता था। तो इस बार जो है GK हटा दिया गया है। इस बार क्या है नर्सिंग एप्टीट्यूड के आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 जो है फिजिक्स के, 40 जो है केमिस्ट्री के रहेंगे और बायो के 20% मतलब वही 40 क्वेश्चन। और इंग्लिश के भी जो इस बार टोटल जो है आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी, GK इस बार नहीं है। और इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड का यहाँ पे क्लास 12। तो देखो ये भी कई सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सिर्फ क्या क्लास 12 ही पूछा जाएगा। ऐसा देखो बिल्कुल नहीं है। आपको यहाँ पे आगे जो है मेंशन है कि इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड का आपको पूछा जाएगा, मतलब कि 11 12 दोनों की चीज़ें आएंगी, सिर्फ आप क्लास 12 का मत पढ़ के जाना। अब कुछ आगे देखते हैं यहाँ पे। और कुछ आपके क्वालिफ़िकेशन के लिए यहाँ पे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है। जनरल के लिए जो है 50 परसेंटाइल आपको मार्क्स पाना एग्ज़ाम में ज़रूरी है। और जनरल PWD के लिए 45%, SC ST OBC के लिए कितना 40%। और नीचे जो है कुछ आपको एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर कुछ यहाँ पे इस बार इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो रिपोर्टिंग टाइम देखो कितना आपका 9 बजे है, आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है एग्जामिनेशन सेंटर पे। और इस बार आपकी जो है बायोमेट्रिक कैप्चरिंग होगी, उसके बाद ही आपको जो है एंट्री मिलेगी गेट के अंदर, ठीक है। नहीं तो लास्ट टाइम पे क्या हुआ था कि मतलब कुछ ऐसे फ्रॉड्स हुए थे यूपी में जो मतलब जिसकी वजह से इस बार काफ़ी चीज़ें जो सुधार किया है ABPMU ने। इस बार आपकी जो बायोमेट्रिक होगी उसके बाद ही आपको जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के सेंटर के अंदर जो है आपको एंट्री मिलेगी। नो एंट्री ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलाउड आफ्टर 10 AM। 10 AM के बाद भी कोई भी एंट्री जो है अलाउड नहीं होगी। उसके बाद आप अगर 10:01 भी हो गया तो ही आपकी जो एंट्री नहीं होगी। इसलिए आप इंश्योर करना कि आप जो है सेंटर पर टाइम से पहुंच जाओ। और जो भी आपकी मतलब सब बायोमेट्रिक होने हैं या फिर जो भी ये सब कुछ चीज़ें जो वहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज़ होनी है उसको आप पूरा कर दो अच्छे से टाइम से। जो भी डॉक्यूमेंटेशन होनी है तो इंश्योर करो कि आप जो है एग्जामिनेशन सेंटर पे 2 घंटे पहले आप पहुँच जाओ। चाहे आप कहीं दूर से जा रहे हो सेंटर पे तो आप वहाँ 1 दिन पहले जाके स्टे कर लो वहाँ पे, उसके ताकि आप जो है एक फ्री माइंड के साथ अच्छे से रिलैक्स होकर जाओ एग्ज़ाम देने। नहीं तो फिर दौड़ भाग में जो है आपका आते हुए चीज़ें भी आपसे गलत हो जाती हैं और एग्ज़ाम जो है वो ख़राब चला जाता है। कि यहाँ पे कुछ आपको जो है वो एग्ज़ाम के टाइम की मतलब कुछ उस टाइम आपको AMR कैसे भरना है और सब चीज़ें जो आपको कौन से आर्टिकल्स ले जाने क्या नहीं ले जाने, तो उसके ऊपर मैं अलग से जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे थोड़ा कुछ दिन पहले एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आई थिंक अभी वो चीज़ इतना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। ये सब कि आपको वॉच नहीं ले जाना है, हैंड बैग्स या फिर बेल्ट, ये सब चीज़ें कुछ मेटेलिक आइटम्स आपको नहीं ले जाने, तो ये सब चीज़ें अभी आई थिंक उतना ज़रूरी नहीं है। बात करते हैं रिज़ल्ट के ऊपर। तो देखो रिज़ल्ट की जो डेट है वो अभी आपको अनाउंस जो है कर दी जाएगी। जो ABPMU की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अभी अनाउंस कर दी जाएगी। तो अभी उसके लिए आप लोग इतना परेशान मत हो तो कि रिज़ल्ट कब आएगा। पहले आप लोग अच्छे से जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम दे लो, उसके बाद जो है उसकी डेट जो है वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी।
और एक इन्फॉर्मेशन जिससे भी होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों के क्या होता है कि उनके जो मार्क्स होते हैं सेम हो जाते हैं। जैसे मान लो किसी के 150 मार्क्स आए हैं और 2 बच्चों के 150 मार्क्स हैं, तो उस टाइम पे किसकी रैंक जो है कम हो गई, किसकी ज़्यादा होगी। तो वो चीज़ देखो, सबसे पहले जो पहला क्राइटेरिया है, सबसे पहले उनको मतलब ABBMU वाले देखेंगे कि आपका जो बायो में किसके मार्क्स ज़्यादा हैं। बायो में जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसकी जो है रैंक वो कम कर दी जाएगी, मतलब कि उसको पहले मौका पर उसकी रैंक कम करने का मतलब उसकी रैंक जो है अच्छी होगी उसकी। और बाकी जो जिसके मान लो बायो में कम है तो उसकी जो रैंक वो ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद फिर अगर मान लो ठीक है, बायो में भी जो इनकी मान लो जो मार्क्स हैं इक्वल हो गए, उसके बाद केमिस्ट्री देखा जाएगा, फिर फिज़िक्स देखा जाएगा। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो 10+2 का जो एग्जामिनेशन का मार्कशीट का जो परसेंटेज है वो देखा जाएगा। उसके बाद भी अगर मान लो सेम होता है तो हायर एज जो ओल्डर एज के लोग हैं उनको जो है पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। उनकी जो यही सब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो ब्राउचर में दी गई हैं, जो आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप लोग इसको ना जानते ना करते तो आप लोग जो है वो फॉर्म को गलत करके आते हैं। तो अभी आप लोग जो है फ़ोटोज़ अपना जो कुछ भी आप लोग दे दो, बनवा दो। उसके बाद जो है आप लोग अच्छे से आराम से फॉर्म को फिल करना। अभी भरोगे तो कई सारे बच्चों का मैं देख रहा हूँ उनकी मतलब मैसेज आ रहे हैं, चाहे वो टेलीग्राम पे हो और भी कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि उनका मतलब ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इतनी जल्दबाजी आप लोग ना करो, अभी बहुत टाइम है आपके पास, सफिशिएंट टाइम दिया है, 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है। तो आप लोग अपने फ़ोटोग्राफ्स जो है बनवा लो अच्छे से, जो क्राइटेरिया उसको आप पूरा कर लो। उसके बाद जो है आप लोग फॉर्म को फिल करो ताकि कोई गलती ना रहे, नहीं तो फिर आपका क्या है कि फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। अब आप क्या हो सकता है कि एडमिशन के टाइम पे भी आपसे जो गलतियाँ भी हुई हैं उस टाइम पे वो आपके लिए प्रॉब्लम जो क्रिएट कर सकती हैं। तो आज की वीडियो का बनाने का जो मोटिव था बेसिकली यही था आपसे कि आपको जो इसमें इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में जो इन्फॉर्मेशन दी गई हैं आपको सही इन्फॉर्मेशन आप लोग डिलीवर मैं करूँ, ताकि आप लोग जो है गलतियों से जो एरर्स हो रही हैं बच्चों से उससे आप बचो। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।